नमस्कार दोस्तों। इंडिया का एक एम्बिशियस टारगेट है नेट जीरो बाय 2070 अर्थात 2070 तक जितना कार्बन एमिशन देश में होगा उतना ही एब्जॉर्ब कर पाए तो ओवरऑल रिजल्ट रहेगा जीरो। लेकिन क्या 2070 तक इंडिया इस टारगेट को अचीव कर पाएगा? इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, द बिगेस्ट रोड ब्लॉक टू इंडियाज नेट जीरो गोल। इसी आर्टिकल को हम लोग डिटेल में एनालाइज करेंगे। हम जानेंगे कौन कौन से स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उठाए हैं इस दिशा में, क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, एंड कैसे चाइना ने इस सेक्टर में अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश की। एंड लास्ट में डिस्कस करेंगे भारत सरकार के जो टारगेट्स हैं उनके सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं। देखिए, डिकार्बोनाइजेशन की दिशा में पूरा विश्व प्रयासरत है और ये प्रयास लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। सो इसीलिए गवर्नमेंट्स थ्रूआउट द वर्ल्ड आर टेकिंग स्ट्रेटेजिक स्टेप्स टू इंश्योर एक्सेस टू दीज इसेंशियल रिसोर्सेज। क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सेस को इंश्योर करने के लिए विश्व भर में सरकारों ने स्ट्रेटेजिक स्टेप्स उठाए हैं और इसी दिशा में भारत सरकार ने भी दो महत्वपूर्ण कदम उठाए। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, सेकंड है अमेंडमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। जुलाई 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट को तैयार किया ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स। ये वो एलिमेंट्स हैं जो किसी देश की नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड डोंट वरी, इसके बारे में आगे भी हम डिटेल में बात करेंगे। सेकंड है कि जो हमारे एग्जिस्टिंग माइनेज लॉज हैं उनमें अमेंडमेंट किया गया। नवंबर 2023 में सरकार ने अलाउ किया प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन द ऑक्शन ऑफ 20 ब्लॉक्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। यानी कि अब प्राइवेट एंटरप्राइजेज भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। और ये लिस्ट है जो गवर्नमेंट ने तैयार की है। इनमें आप देख पाओगे एंटीमोनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कैडमियम, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम और यहाँ पे इंडियम, लिथियम, नायोबियम। इसके अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं 17 के 17 एंड टिन, टंगस्टन, वेनेडियम एंड जिरकोनियम। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में शामिल किए हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि इन्हीं एलिमेंट्स को इस लिस्ट में क्यों शामिल किया है? क्या इसकी कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे डेफिनेशन है? तो देखिए, ऐसा कुछ तो है नहीं, कोई प्रॉपर या फिर पर्टिकुलर डेफिनेशन हमारे पास में नहीं है। लेकिन विभिन्न विभिन्न देश अपनी नेशनल प्रायोरिटीज एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के आधार पे इस लिस्ट को तैयार करते हैं। जैसे कि कोई एलिमेंट है ए, ये किसी देश की फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को कितना मीट कर पा रहा है, इसकी देश में अवेलेबिलिटी कितनी है, इसकी स्केर्सिटी से कहीं देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो प्रभावित नहीं होंगी। तो ये कुछ फैक्टर्स शामिल किए जाते हैं और फिर ये लिस्ट जो है तैयार की जाती है। जैसे अमेरिका के पास है 51 और जापान के पास है 31, अभी भारत के पास हो गए हैं 30 क्रिटिकल मिनरल्स। और भारत ने इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया, भारत ने कौन कौन से फैक्टर इसमें शामिल किए? तो देखिए, भारत सरकार ने ये काम किया था एक रिपोर्ट के बेसिस पे, रिपोर्ट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। ये प्रिपेयर की गई थी एक एक्सपर्ट की टीम एंड आई थिंक इसमें 7 मेंबर शामिल थे। ये जो एक्सपर्ट की टीम है ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन नवंबर 2023। और फिर इस टीम ने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स यहाँ पे देखे, जैसे कि डिसरप्शन पोटेंशियल कितना है, भाई कोई एलिमेंट है उसका डिसरप्शन पोटेंशियल कितना है, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, प्रतिस्थापनता, क्रॉस कटिंग यूजेज, इंपोर्ट रिलायंस एंड रिसाइकलिंग रेट्स। तो इनके आधार पे हमने क्या किया, इस एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया। और इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर ये भी शामिल किया जाता है कि सप्लाई शॉर्टेज होने का रिस्क कितना है। द रिस्क ऑफ सप्लाई शॉर्टेज एंड एसोसिएटेड इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी इज रिलेटिवली हायर देन अदर रॉ मटेरियल्स। इसको बात को समझिए कि कोई ए एलिमेंट फिर से है, ये देश में अवेलेबल नहीं है, हम इसको बाहर से इंपोर्ट करवाते, बाहर से मंगवाते हैं। और दूसरा एलिमेंट बी है हमारे पास में, ये हमारे देश में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यदि सप्लाई शॉर्टेज हो जाती है तो ये वाला ए जो एलिमेंट है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, रिलेटिवली हायर देन दिस। और ये क्रिटिकल मिनरल्स
मल्टीपल स्ट्रेटेजिक वैल्यू चेन का हिस्सा होते हैं, जिसमें शामिल है क्लीन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, इनपुट्स एंड मटेरियल। इन सब सेक्टर्स में क्रिटिकल मिनरल्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखिए, जीरो इमिशन व्हीकल्स की बात कीजिए, या यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो वहां पे जो बैटरी बनाई जाती है वो किससे बनेगी? वो लिथियम बैटरी होगी, लिथियम से बनाई जाएगी। तो लिथियम इसमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। तो लिथियम हमने किस में शामिल किया है? सीएम में शामिल किया है, क्रिटिकल मिनरल्स में शामिल है। ऐसे ही आप विंड टर्बाइन्स लगाइए, सोलर पैनल्स की बात कीजिए, तो वहां पर भी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेमीकंडक्टर के तौर पे काम करेंगे, या उनसे बैटरी बनाई जाएगी, या कोई दूसरे उनसे कंपोनेंट्स बनाए जाएंगे, है ना। और ऐसे ही आप यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स की बात कर लीजिए। और डिफेंस एप्लीकेशन हमारे पास में है, परमानेंट मैग्नेट्स बनाए जाते हैं, क्रेमिक्स सेक्टर की आप बात कर लीजिए। तो इस पूरे इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में क्रिटिकल मिनरल्स का अहम योगदान है। और यहां से आप अच्छे से समझ सकते हो, जैसे लिथियम इज यूज्ड टू क्रिएट बैटरीज, हीलियम का हम लोग एमआरआई में इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम इज यूज्ड टू इन रेडिएशन थेरेपी, इसके अलावा पोटाश से हम लोग फर्टिलाइजर बनाते हैं, इंडियम का इस्तेमाल एलसीडी स्क्रीन्स बनाने में किया जाता है, स्टोनटियम का इस्तेमाल फायर वर्क्स में किया जाता है। तो आप समझिए, so that's why these critical minerals are essential for the country's economic development and national security. So economic development के perspective से तो हम चीजें समझ गए हैं, और नेशनल सिक्योरिटी को भी आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कोई एलिमेंट ए है और ये हम लोग बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, तो किसी देश ने यदि इस पे एक्सपोर्ट बैन लगा दिया, हमें इस चीज को नहीं दिया, तो जो फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट्स है हमारी, वो हम कैसे मीट कर पाएंगे भाई? अब लिथियम को ही आप लगा लीजिए, लिथियम हम लोग चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं, यदि चाइना ने लिथियम पे बैन लगा दिया तो क्लीन टेक्नोलॉजी सेक्टर इससे पूरा प्रभावित होगा। नौ, अब इसका थोड़ा बहुत जो क्रिटिकल मिनरल्स हमारे देश में पाए जाते हैं उनका जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन कितना है, तो आपको बता दूं, जितना भी हमारे देश में थोड़ा बहुत रेयर अर्थ एलिमेंट्स या फिर जो क्रिटिकल मिनरल्स पाए जाते हैं, वो बिहार, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड जम्मू एंड कश्मीर में पाए जाते हैं। और बीते दिनों आपको याद होगा, जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के रिजर्व्स भी खोजे गए थे, हालांकि उनको अभी एक्सट्रैक्ट करना इतना आसान नहीं है। खैर, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो सिग्निफिकेंस में सबसे पहला पॉइंट तो आता है डीकार्बोनाइजेशन, जैसा कि शुरुआत भी हमने इसी से की थी कि डीकार्बोनाइजेशन की जब बात आती है तो क्रिटिकल मिनरल्स की ही तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा जाता है, लेकिन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के सेक्टर में भी हम इस रोल को दरकिनार नहीं कर सकते। जैसे आपको यदि सोलर पीवी प्लांट्स लगाने हैं, विंड फार्म्स लगाने हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्लांट लगाने हैं, एंड इंटीग्रल कंपोनेंट्स ऑफ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन सेक्टर लगाना है, ये सब के सब सेक्टर हैविली रिलाई करते हैं ऑन द क्रिटिकल मिनरल्स फॉर देयर प्रोडक्शन। अब हैविली रिलाई कैसे हैं? देखिए, यदि आपको एक इलेक्ट्रिक कार बनानी है तो 6 टाइम अधिक मिनरल इनपुट की जरूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू ए कन्वेंशनल कार। और इसी तरीके से ऑनशोर विंड प्लांट्स में 9 टाइम्स मोर मिनरल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है देन ए गैस फायर्ड प्लांट। और इसके अलावा और दूसरे भी सेक्टर्स हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, फर्टिलाइजर एंड एग्रीकल्चर, मैग्नेट्स फॉर द इंडस्ट्री, इन सब में क्रिटिकल मिनरल्स का एक अहम योगदान है। और इसी योगदान को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने एस्टिमेट किया है कि यदि आपको पेरिस एग्रीमेंट टारगेट्स को मीट करना है तो अगले 2 दशक में क्रिटिकल मिनरल्स की डिमांड बढ़ने वाली है। कॉपर एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए 40% बढ़ेगी, निकल एंड कोबाल्ट के लिए 60 से 70% बढ़ने वाली है, और लिथियम के लिए ये डिमांड 90% तक बढ़ने वाली है। तो ये तो हमने बात की सिग्निफिकेंस के बारे में। अब बात करते हैं जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स और उनके ग्लोबल इंप्लीकेशन की। तो इनमें सबसे पहला पॉइंट है इकोनॉमिक डायनामिक्स। विश्व भर में कुछ मुट्ठी भर देश हैं जिनके पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड क्रिटिकल मिनरल्स के
रिजर्व पाए जाते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया एंड चिली, जो क्रिएट करते हैं इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज। और इन्हीं सब्सटेंशियल रिजर्व्स की वजह से ये देश होल्ड करते हैं एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज इन द टर्म ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, जॉब क्रिएशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसकी वजह से भविष्य में ग्लोबल इकोनॉमिक इम्बैलेंसेस भी क्रिएट हो सकता है। इस चार्ट को आप देखिए, जो रिजर्व का डाटा बताता है, रिजर्व्स का डाटा बताता है। यहाँ पे कॉपर 35% केवल और केवल चिली के पास में है, लिथियम 55% ऑस्ट्रेलिया के पास, रेयर अर्थ एलिमेंट्स 60% चाइना के पास में, कोबाल्ट 75% डीआरसी के पास एंड निकल 30% इंडोनेशिया में पाया जाता है। और इसमें दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इतना अधिक रिजर्व होने के बावजूद भी इन देशों के पास केवल चाइना को छोड़ के प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है। इसका फायदा चाइना ने उठाया, ओवर द पीरियड चाइना ने अपनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बिल्ड किया और इस सेक्टर में मोनोपोली हासिल की। मोनोपोली इन प्रोसेसिंग, आप देखिए चाइना निकल का 35% प्रोसेस करता है, 50 से 70% लिथियम एंड कोबाल्ट प्रोसेस होता है और 90% से भी अधिक रेयर अर्थ एलिमेंट्स केवल और केवल चाइना में प्रोसेस होते हैं। और इतना ही नहीं, प्रोसेसिंग से जो फिनिश्ड गुड्स बनता है, चाइना उसके एक्सपोर्ट में भी मोनोपोली रखता है। यहाँ पे आप देखिए 78% कैथोड्स का एक्सपोर्ट अकेला चाइना करता है। ऐसे ही एनोड्स में 85%, बैटरी सेल्स 70% एक्सपोर्ट करता है एंड 95% परमानेंट मैग्नेट्स को एक्सपोर्ट करता है चाइना। और इसके पीछे जो डेवलप्ड नेशन है, जैसे कि यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन सब का भी एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि डेवलप्ड होने के बावजूद भी इन्होंने कभी अपनी प्रोसेसिंग कैपेसिटी को बिल्ड किया ही नहीं। आप यूएस का एग्जांपल देखिए, यूएस की एक लीडिंग कंपनी है माइनिंग में, माउंटेन पास माइन। इस कंपनी का जितना भी आउटपुट था उसका एक मेजर पार्ट प्रोसेसिंग के लिए चाइना में जाता था। इसका सबसे बड़ा रीजन था कि अमेरिका के पास खुद की प्रोसेसिंग कैपेसिटी का न होना और दूसरा सस्ती प्रोसेसिंग। अमेरिका को लगता है यदि चाइना में सस्ती प्रोसेसिंग हो रही है तो फिर अपने देश में पैसा क्यों इन्वेस्ट करना। और तीसरा पॉइंट था इसमें क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग में कार्बन का बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जन होता है। तो इन्हीं सब रीजन्स की वजह से अमेरिका ने कभी भी अपने देश में प्रोसेसिंग कैपेसिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया और इन सब का फायदा उठाया चाइना ने और फिर शुरू किया जियोपॉलिटिकल पावर प्ले। जियोपॉलिटिकल पावर प्ले कैसे? द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स ट्रांसफॉर्म्स देयर एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग इनटू जियोपॉलिटिकल टूल्स। क्रिटिकल मिनरल्स के जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ये ट्रांसफॉर्म करता है उनके एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग को इनटू जियोपॉलिटिकल टूल्स। अब चूंकि चाइना के पास एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग पावर है, तो वो कई बार एक्सपोर्ट पे बैन लगा देता है कि ना तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को सप्लाई करेंगे, ना ही जो प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजीज हैं, जो एक्सपर्टीज उनके पास में है, उनको शेयर किया जाएगा दूसरे देशों के साथ में। अब कई बार चाइना ने यूएस के साथ में भी ऐसा किया है, यूके के साथ ऐसा किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ऐसा किया है। जैसे ही थोड़े बहुत संबंध खराब होते हैं तो चाइना धमकी देता है कि हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट्स या फिर जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयरिंग नहीं करेंगे। तो ये जियोपॉलिटिकल टूल चाइना के हाथ में है। जो देश कंट्रोल करते हैं इन रिसोर्सेज को, वो गेन करते हैं इन्फ्लुएंस ऑन दी ग्लोबल स्टेज, और ये बात तो सबके सामने है। फिर चाइना के इसी रवैये की वजह से अमेरिका की भी अकल ठिकाने पे आई और अपनी अलाई नेशंस के साथ में मिलकर एक पार्टनरशिप तैयार किया, यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एमएसपी। हालांकि बड़ी बात यह है कि इंडिया कई सालों तक इसका पार्ट नहीं रहा, 2-3 सालों तक। बाद में नवंबर 2023 में इंडिया को इसका मेंबर जो है बनाया गया है। ये जो एमएसपी है, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन पे ध्यान रखता है कि कहीं भी और किसी भी वजह से सप्लाई चेन वीक नहीं होनी चाहिए। तो इस एमएसपी में 14 नेशन शामिल हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे, इंडिया, यूएसए, जापान एंड साउथ कोरिया। और जापान और साउथ कोरिया के पास में थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी भी है। लेकिन बड़ी बात यह है
कि चिली, डीआरसी, इंडोनेशिया जैसे देश इस एमएसपी का हिस्सा नहीं है, जो इसकी इफेक्टिवनेस पर सवाल खड़े करता है कि वे देश जिनके पास में बहुत बड़ी मात्रा में रिजर्व्स हैं वो इसका हिस्सा नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस एमएसपी की इफेक्टिवनेस पे सवाल खड़ा होना लाजमी है, राइट। तो जो सप्लाई चेन वेल्नरेबिलिटी है वो ध्यान में रखा जाना चाहिए, और एमएसपी का यही एक तरीके से एम है कि सप्लाई चेन वेल्नरेबिलिटी पे ध्यान रखा जाए, क्योंकि देखिए जो मेजर प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं उनमें यदि पॉलिटिकल अनरेस्ट हुआ, ट्रेड डिस्प्यूट हुआ या अदर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होता है तो ये डिस्टर्ब कर सकता है सप्लाई चेन ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स, और ये इम्पैक्ट करेगा उन इंडस्ट्रीज को जो इन पे डिपेंड करती है, चाइना जैसे देशों पे डिपेंड करती है। तो अब बात करते हैं हम लोग इंडिया के गोल्स के बारे में और उसके सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज से एक सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस कर देना। नाउ इंडियाज गोल एंड चैलेंजेस इन द सिक्योरिटी एंड सिक्योरिंग क्रिटिकल मिनरल्स। तो देखिए भारत का एक तो महत्वपूर्ण टारगेट ये है कि नेट जीरो हमको अचीव करना है 2070 तक। दूसरा 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल्स की जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो 2030 तक हमें क्रिएट करनी है। 500 गीगावाट की कन्वेंशनल से हटके हमको सोलर प्लांट्स लगाने हैं, विंड पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो ऐसे 500 गीगावाट की जो नॉन फ्यूसिल फ्यूल्स की पावर है वो जनरेट करनी है। और एक टारगेट ये है कि 2030 तक 30% जो कारें हैं वे इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी चाहिए, 70% हमारे पास सीवी होंगे और 80% टू व्हीलर्स होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलेंगे। और ये सब चीजें कहीं ना कहीं डीकार्बोनाइजेशन में भी हमारी हेल्प करने वाले हैं, लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं है विदाउट ए स्टेडी सोर्स ऑफ लिथियम एंड अदर मिनरल्स रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर बैटरीज। तो क्रिटिकल मिनरल्स इस पूरे सेक्टर में या फिर इस पूरे गोल्स टारगेट्स में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो इंडिया के सामने सबसे बड़ा कंसर्न यही है, अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स। जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं मोस्टली हम लोग बाहर से मंगवाते हैं, चाइना जैसे देशों से हमारे पास में इनकी कमी देखने को मिलती है। तो इंडिया को चाहिए कि एक सर्वे किया जाए कि भारत में कहाँ कहाँ पर इनके रिजर्व हैं, उनका एक्सट्रैक्शन अच्छे ढंग से होना चाहिए, और भारत को कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी ध्यान दिया देना चाहिए। और इस दिशा में मैं आपको बता दूं पिछले साल ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ में हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग माइनिंग शुरू करेंगे फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स, और वो उनको भारत में लेके आएंगे, भारत में उनकी प्रोसेसिंग भी होगी। और ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं अब प्रोसेसिंग के ऊपर ध्यान जो है दे रहा है, क्योंकि मैंने बताया एज ऑफ नाउ इंडिया इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्ट फॉर मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स। सो इस इंपोर्ट को हमें कैसे कम करना है इस बात पे ध्यान दिया जाना जो है चाहिए। और लास्ट में राइटर का ये कहना है कि देखिए यदि अवेलेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो हम लोग कम भी कर देते हैं, वो खत्म भी हो जाती है, तो ये काफी नहीं है। वन नीड्स टू प्रोसेस इट, हमारे देश में ही उसकी प्रोसेसिंग होनी चाहिए, उसकी मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, उससे जो फिनिश्ड गुड है वो गुड्स है जो हम हमारे देश में बनाएं और उसका फिर हम लोग एक्सपोर्ट करें। तो प्रोडक्शन भी हमारे देश में होना चाहिए, ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद हमें करनी पड़ेगी। और इन्होंने बताया कि देखिए अगर आज इंडिया इस चीज के ऊपर काम करता है कि हमारे देश में हम लोग प्रोसेस करेंगे, उन एक्सपर्टीज को हमारे देश में लेके आएंगे, तो आने वाले 15 साल हमको लग जाएंगे जहां आज चाइना खड़ा है वहां तक पहुंचने में। और सोच के देखिए यदि आज हमने शुरू नहीं किया तो 15 सालों बाद चाइना कहां पे होगा। ठीक है, तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि हमें रिड्यूस करना पड़ेगा हैवी डिपेंडेंसीज ऑन इंपोर्ट्स, स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स साइन करने पड़ेंगे फॉर एक्सप्लोरेशन, इंक्रीज करना पड़ेगा डोमेस्टिक प्रोसेसिंग कैपेसिटी एंड पार्टिसिपेशन इन द इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ में किया है, ऐसे ही उन देशों के साथ में हमें एग्रीमेंट्स साइन करने पड़ेंगे जिनके पास में प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जापान और ऑस्ट्रेलिया ही है, तो इनके साथ में हमें कोलैबोरेशन में आना पड़ेगा। हालांकि यूएस भी अब इसके ऊपर काम जो है कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंज हमारे सामने हैं, इनको हमें जरूर से एड्रेस करना होगा। तो ये ओवरऑल लेक्चर था। आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से चीजें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी। ऐसा है तो आप प्लीज एक वीडियो को लाइक कर देना जरूर से। दूसरी बात,
आप चैनल पे नए आए हो ना, तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि एल्गोरिथम बताता है कि यार 99.9999% ऐसे व्यूअर्स हैं जो सब्सक्राइब करके ही नहीं जाते। ठीक है, तो प्लीज से एक रिक्वेस्ट है जाते जाते, और हाँ, अगर आप इसको शेयर कर सकते हो किसी माध्यम से तो वो भी करना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।